हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि कंप्लीट एक फ्री क्वेश्चन सीरीज चलेगी इस स्टडी पॉइंट बाड़मेर के चैनल पे, उसी का नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस करेंगे। बच्चा, स्लॉट्स में चल रहे हैं सारे क्वेश्चंस जो जो मेरे को फ्री मिल रहा है, सारे प्रोवाइड कराऊंगा। हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पर टाइम लगेगा, धीरे धीरे मिलेंगे। जैसे जैसे मैं फ्री होऊंगा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता रहूंगा। अभी जैसे मेरे को कई बच्चों ने बोला यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है या रे ऑप्टिक्स है, तो अगले वीडियो में रे ऑप्टिक्स और यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आपको जो भी डाउट लगे, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो, आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें तो उसी के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज अपने पहले सवाल के साथ हम अपनी शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। ध्यान रखना, चंद्रमा इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार कि द टाइडल वेव्स इन द सी आर primarily ड्यू टू, मतलब किस कारण से टाइडल्स ज्वार भाटा होता है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, दूसरा है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द सन ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द वीनस ऑफ द अर्थ, या एटमोस्फेरिक इफेक्ट ऑफ द अर्थ इटसेल्फ। तो आपको पता है कि टाइड्स कब बनते हैं? जब फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है। और पूर्णिमा पे क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? सर्वाधिक। क्योंकि टाइड्स कब बनते हैं? जब फुल मून होता है। फुल मून का मतलब क्या होती है? पूर्णिमा होती है। उस दिन चंद्रमा क्या होता है? फुल दिखाई देता है और उसका ग्रेविटेशन इफेक्ट्स भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये अपने को क्या कहना है? ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ध्यान रखना क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, ध्यान रखना। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, दो द्रव्यमान समान द्रव्यमानों के पिंडों के बीच लगने वाला बल F है। एक पिंड का 25% द्रव्यमान दूसरे पिंड को क्या कर दिया जाए? स्थानांतरित कर दिया जाए, तो बल होगा। क्या बोल रहा है? फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास। ऐसा क्वेश्चन मैंने चार्ज में करवाया है। ठीक है, एफ इफ 20% ऑफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू दी अनदर, उसमें चार्ज स्थानांतरित करते हैं, इसमें हमने मास स्थानांतरित किया है। देखो कैसे होगा। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मास कितना है? m है। दूसरा है मास कितना है? m है। डिस्टेंस कितना है? r। फोर्स क्या होगा? gm² बाय r²। इसको a बोला, इसको b बोला। 20% ऑफ a किसको दे दिया? बी को। क्या बोला है? एक का 25% दूसरे को क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। तो यहाँ जो एम ए हो जाएगा वो क्या होगा? m माइनस 25% ऑफ m। क्या होगा? m माइनस 25m/4 100। m माइनस m/4 क्या होगा? 3m/4। और एम बी बराबर m प्लस 25% ऑफ m, तो क्या होगा? m प्लस 25m/100 क्या हो जाएगा? 5m बाय क्या हो जाएगा? 4। वो होगा 3m/4, ये होगा 5m/4। ठीक है, अब फोर्स कितना होगा? तो एक तो है 3m/4, एक है 5m/4। डिस्टेंस कितनी? r। फोर्स क्या होगा? g 3m/4 5m/4, ये 5 है, डिवाइड बाय r²। तो F 3 और 5 15/16 gm² F डैश। तो F डैश बराबर 15/16 F। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 15/16 F। तो F डैश बराबर क्या होगा? 15/16 F। ये है 15/16। ठीक है, या यहाँ देख लो 15/16, ध्यान रखना। समझे? एक पिंड का मास दूसरे को स्थानांतरित किया है, नया फोर्स क्या होगा? सॉल्यूशन आपके सामने है, और बाकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उस पे लिंक पे जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर पीडीएफ होगी। और है ना,
इस वीडियो के बाद एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डालूंगा, जहाँ पे आप सारी पीडीएफ आपको क्या होगी मिल जाएगी, और वीडियो भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। शुरू करते हैं अगली नेक्स्ट। गुरुत्वाकर्षण बल है प्रतिकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। यहां देख लू, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज रिपल्सिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। रिपल्सिव तो है नहीं, ये कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव का मतलब कैसी प्रकृति है, आकर्षण। पहला तो है नहीं, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं है, स्थिर वैद्युत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो किसके बीच में होता है, चार्ज के बीच में। किसके बीच में, आवेश। पर आपको ये बताया था ये कैसा है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव को बोलते हैं संरक्षी, ध्यान रखना। ये कैसा बल है, संरक्षी बल है। तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा, आकर्षण और कंजर्वेटिव है, अकंजर्वेटिव नहीं है। ध्यान रखना, असंरक्षी नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्वेटिव है। ध्यान रखना ये चीज। गुरुत्वाकर्षण बल का सही सूत्र है, हमेशा ध्यान रखना। ये तो फॉर्मूला आप सबने सुना होगा, पर ये बल है, वेक्टर होता है, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, माइनस। माइनस बता रहा है बल की प्रकृति कैसी है, आकर्षण, और साथ में क्या आएगा, आर कैप। आर कैप दिशा बताएगा, माइनस बताएगा बल की प्रकृति कैसी है, आकर्षण। जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव होना, इसका मतलब वहां बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण होगी, अट्रैक्शन प्रकृति होगी। ध्यान रखना, किस नेचर का फोर्स है, अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। और आर कैप, ये ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा, आर कैप है तो यहाँ बट्टे में क्या है, आर क्यूब है, तो ये तो चल नहीं रहा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस GM1M2, और इस आर कैप को लिखूंगा आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये अपॉन आर का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो दोनों फॉर्मूले करेक्ट हैं, इन दोनों में जो भी आपको आंसर देखिए वो कर सकते हैं। जब कैप आएगा, कैप का मतलब होता है आर कैप एकांक सदिश, सदिश बटा उसका परिमाण। तो कैप होगा तो बट्टे में स्क्वायर आएगा, और वेक्टर होगा तो बट्टे में क्यूब आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए करेक्ट फॉर्मूला होगा डी। नोट कर लें इसको अच्छे से, ध्यान रखना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये इसका सॉल्यूशन भी है। बहुत आसान से बेसिक से सवाल है, बेसिक से लेके एडवांस तक। हमारे जो हर चैप्टर्स की पहली पहली पीडीएफ है उसमें बेसिक सवाल से, इसके बाद इनके दो दो तीन तीन पीडीएफ और आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला सवालों की भरमार लगा दूंगा, पर उसमें समय तो लगेगा ना। ये पूरा आपका समर वैकेशन, उसके बाद जुलाई, क्योंकि जैसे जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं वीडियो बनाऊंगा वैसे ही अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरा शेड्यूल भी काफ़ी बिजी है। उसके बाद क्या हो रहा है, क्लासेस भी चल रही है, क्लासेस के अलावा स्कूल्स वगैरह भी चल रही है, तो सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। सारे सिलेबस कंप्लीट, हर चीज़ को मैनेज करना है, पीडीएफ को बनाना है, पीडीएफ को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ये सारी चीज़ें मैनेज करने के बावजूद ये सारा काम मैं ही करता हूँ, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं इस पर, और डिस्कस करते रहेंगे। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, g है, इसका मान पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी ऊंचाई पर होगा। तो अपने को ध्यान रखना है, if g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, its value at the height equal to double the radius of the earth। पृथ्वी की त्रिज्या के दुगुनी ऊंचाई पर, आप समझो इस चीज को। चलो, ये अर्थ है, मैं थोड़ा गोला बना लूं। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, आर। सतह पर कितना है वैल्यू, जी। आप इस सतह से चले जाओ यहां पर एक पॉइंट पी, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, स्मॉल जी, ये जी सरफेस, जी सरफेस की वैल्यू होती है जीएम बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। और ये कितना है, जी है, जीएम बटा आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। जी हाइट, दैट इज, अगर हाइट कम होती तब अलग बात थी, हाइट ज्यादा है, कम होती ना तो हमारे पास फॉर्मूला होता जी एच इज इक्वल्स टू जी
1 माइनस 2h बटा आर। ये कब काम आता? जब h r से क्या हो, छोटा हो। पर हमारे वो काम नहीं आएगा, हम यूज करेंगे ये gm अपॉन क्या यूज करेंगे, स्मॉल r का स्क्वायर। वो काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। वो है कम ऊंचाई के लिए। किसके लिए? कम ऊंचाई के लिए, ठीक है ना। शॉर्ट हाइट, लगभग अर्थ के सरफेस पे हो, ज्यादा नहीं जाना हो, तो हम इस पे कर सकते हैं GH। अब यहां पर स्मॉल r बराबर हो जाएगा तेरा कैपिटल R प्लस H। और H कितना है? H है 2R, ये 2R है। H कितना है? 2R है। तो क्या होगा? GM अपॉन क्या होगा, 3R का स्क्वायर। 3R का स्क्वायर होगा 9R स्क्वायर। GM अपॉन 9R स्क्वायर। और आपको ध्यान रखना, ये GM R स्क्वायर ये किसके बराबर है? G के। तो GH बराबर क्या होगा? G बाय क्या हो जाएगा? 9। तो आंसर क्या आ जाएगा? सीधा G बाय 9। तो हमारा आंसर क्या होगा? G बाय 9 होगा। आर स्क्वायर के ऊपर होता है, डिस्टेंस ट्रिपल हो गई, क्योंकि हाइट तो थी और हो गया डिस्टेंस ट्रिपल होगी, G बाय 9। बहुत आसान सा सवाल था, समझे मेरी बात। सॉल्यूशन आपके सामने है। आगे बात करता हूं, लिखे ना, ठीक है, लिखना हो तो लिख लें भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो ग्रहों के द्रव्यमानों का अनुपात और त्रिज्याओं का अनुपात हमको गिवन है। गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात इंग्लिश में देख लेते हैं। द मास ऑफ द टू planets are in the ratio 1:2, their radius are in the ratio 1:2, the acceleration due to gravity on the planets are in the ratio। हमें क्या निकालना है? g। स्मॉल g का फॉर्मूला होता है gm अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे को निकालना है g1 बाय g2। तो लिख सकता हूं gm1 अपॉन r1 का स्क्वायर अपॉन gm2 अपॉन r2 का स्क्वायर। g से g क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो यहां देखें क्या बन जाएगा? g1 बाय g2 क्या हो जाएगा? m1 बटा m2, इसको कर देंगे उल्टा, r2 बटा r1 का स्क्वायर। m1 m2 का रेशियो है 1:2, तो g1 बाय g2 बराबर 1/2। और ये भी 1/2 पर उल्टा है, तो क्या हो जाएगा? 2/1 का स्क्वायर। 4/2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2:1। समझे मेरी बात? क्योंकि ये तो सेम रेशियो में है, तो 1:2, ये 1:2 पर इसको उल्टा करना, क्योंकि रिवर्स है, रेडियस के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आंसर क्या आ गया? 2:1। क्या आ गया? 2:1। यहां पर भी क्या हो जाएगा? 2:1। सॉल्यूशन हमारे सामने देख लो। मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ज्यादा सवाल नहीं बच्चों, ठीक है, आगे बात करते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान। काफी जगह सवाल है, पूरा समझते हैं। एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स द वैल्यू ऑफ जी। समझो, हमारी जो पृथ्वी है ना, अर्थ है ना, वो है ना ऐसी है, ध्रुवों पर थोड़ी सी क्या है? चपटी है, ठीक है। ये है आर ई और ये है आर पी, ये सेंटर, ये है इसकी भूमध्य रेखी, ठीक है ना, ये भूमध्य रेखा वाला भाग है। आपको पता है आर ई का मान आर पी से क्या है? ज्यादा है। और जो जी होता है वो आर के क्या होता है? स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो इक्वेटर की रेडियस पोल से, क्योंकि ध्रुवों पे पृथ्वी क्या है? दबी हुई है, इसका मतलब इक्वेटर पे गुरुत्वीय त्वरण का मान पोल से क्या होगा? कम। मतलब यहां जो ग्रेविटी है पोल्स पे ज्यादा होगी, कम होगी। तो अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा, ग्रेविटी क्या होगी? इंक्रीज। और वापस जब इधर आऊंगा, ग्रेविटी क्या होगी? डिक्रीज। इधर से इधर जाऊंगा,
ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज। वापस जब आऊंगा ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज। मतलब अगर आप भूमध्य रेखा से चाहे पोल्स पे इधर जाएं या उधर जाएं, ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे पृथ्वी क्या है, पिचकी हुई है, त्रिज्या कम हो जाती है। तो ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रेविटी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। और ध्रुवों से वापस इक्वेटर भूमध्य रेखा पर आने पर ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। तो देखो, रिमेन्स द सेम, नॉट पॉसिबल, डिक्रीज। कहां से जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल्स, तो क्या होगी, सॉरी इंक्रीज, उल्टा हो गया, क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि पोल्स इक्वेटर, देखो इधर, एक इधर क्या रहे, इक्वेटर से पोल्स जा रहे हैं, ये देखो इधर, ये ना, ये मैं येलो से कर रहा हूं इधर, और ये इधर। इस केस में क्या हो रही है, इंक्रीज। वापस जब आएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। इधर भी क्या होगी, बढ़ती है। तो ध्यान रखना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान, क्योंकि ध्रुवों पर त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगली बात करें, किसी कोयले की खदान, समुद्र तल, पर्वत की चोटी पर भार। खदान पे कितना है, W1, समुद्र तल पे कितना है, W2, और पर्वत पर कितना है, W3। क्वेश्चन क्या पूछा है, द वेट ऑफ द कोल माइन, कोल माइन पे कितना है, W1, सी लेवल पे कितना है, W2, और माउंटेन पे कितना है, W3। देन आप क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि आपको पता है कि चाहे आप अंदर की ओर जाएं तब भी जी घटता है, और बाहर जाएं तब भी जी क्या होता है, घटता है। आप ऊपर चले जाओ ऊंचाई पर तब भी जी का मान घटेगा, और अंदर गहराई पर चले जाओ तब भी जी का मान तो क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब जी मैक्सिमम जो है, वो जी जो है वो मैक्सिमम कहां पर होता है, सरफेस पर, सतह पर, पृथ्वी सतह पर। तो भार, क्योंकि जैसे जैसे, क्योंकि भार क्या होता है, m इंटू जी। अब भार वैसे ही चेंज होगा जैसे जी चेंज होगा, क्यों, क्योंकि m द्रव्यमान तो कभी, मास तो कभी बदलता नहीं। इसका मतलब मैक्सिमम कहां होगा, W2। ठीक है, सी लेवल पे सबसे ज्यादा होगा, तो ये ध्यान रखना, W2 ध्यान रखना क्या होगा, ज्यादा होगा W1 और W3 से। W1 W3 के बारे में नहीं कह सकते, तो W2 W1 से भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और W2 W3 से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, WT। उस ध्यान रखना, बराबर तो हो नहीं सकते, ठीक है। वेट पूछा है, भार पूछा है। अगर क्वेश्चन में पूछ लेते द्रव्यमान या मास, तब हम क्या लिखते, m1 बराबर m2 बराबर m3, क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। आगे बात करें, वह ऊंचाई जिस पर वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का 1/16 हो जाए। The height at which the height of the body decrease 1/16 of the weight of the surface of earth। मतलब आपको बोला है, वेट को क्या बोला है, सरफेस पे जो है उसका कितना, 1/16। वेट चेंज करना मतलब क्या करना, जी कितना होगा, जी जो सरफेस पे उसका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सरफेस पे वेट का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जी का जो डेप्थ में जो फॉर्मूला है वो होता है G1 - D बटा, हाइट का बोला है, डेप्थ का बोला है, द हाइट, और एक हाइट का बोला है, तो हाइट की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइट का तो मैंने अभी बताया, क्या कर सकते हैं, ठीक है। GM अपॉन क्या लिखेंगे, RE+H का होल स्क्वायर, यहां से GM अपॉन RE स्क्वायर क्या आएगा, कॉमन,
1 प्लस एच बटा क्या होगा, आर ही होगा। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा जी एच बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच बटा आर ई। आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ जो आर ई है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। इसको हम कहते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। क्या कहते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्लियर है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब ये इसे यूज कर सकते हैं। जी एच कितना बोला है, जी एस बाय 16, और ये जी एस है, तो जी एस बाय 16 बराबर जी एस का मतलब सरफेस 1 प्लस एच बटा आर ई का होल स्क्वायर, कैंसिल। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 प्लस एच बटा आर ई बराबर क्या आएगा, 4, 16 का वर्गमूल, तो h बटा आर ई बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से h बराबर क्या आएगा, 3 re। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पृथ्वी की त्रिज्या का कितना, 3 गुना, पृथ्वी की त्रिज्या का कितना, 3 गुना, द हाइट एट विच, ठीक है ना। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 3r, कितनी हो जाएगी, 3r। ध्यान रखना क्या हो जाएगी, वह ऊंचाई जिस पर, तो कितनी ऊंचाई है, 3r। पृथ्वी सरफेस से कितनी हाइट पर, 3r, हाइट कितनी हो जाएगी, 3r, ध्यान रखना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, पृथ्वी सरफेस से 3r की ऊंचाई पर ये सब होगा। क्लियर है, आगे बात करें। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है पृथ्वी के सतह से r/2 ऊंचाई पर, केंद्र पर, सतह पर, सतह से r/2 गहराई पर, r ऊंचाई पर। वहीं देख लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट हाइट r/2 फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सेंटर ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, डेप्थ r/2 पे और हाइट r पे। तो अभी मैंने बताया कि हमेशा ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ होती है, सरफेस पे, सतह पर ग्रेविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। केंद्र पे तो क्या होती है, जीरो, सेंटर पे तो क्या होती है, जीरो। सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सरफेस पे। हमेशा ध्यान रखना, ग्रेविटी का सबसे ज्यादा मान कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। कहाँ होता है, सरफेस, सरफेस पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है। ऊंचाई पर जाने पर घट रही है, गहराई पर जाने पर घट रही है, केंद्र पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, सेंटर पे क्या हो जाती है, जीरो। तो आंसर क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर प्रभावकारी गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होने के लिए काल्पनिक कोणीय वेग, आपको पता है रोटेशन के कारण, सुन लेते हैं, द इमेजनरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फॉर विच द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर सेल जीरो। इक्वेटर पे है ना, हमेशा ध्यान रखना, रोटेशन के कारण जो जी होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई। ये होता है, ये होता है जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको जीरो करना है, ठीक है। इसको एक सेकेंड है, फॉर्मूला आपका ये नहीं, फॉर्मूला होता है आपका ये जी, हाँ, रोटेशन के कारण जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई, ठीक है। तो ये होता है, तो ये हमारा रोटेशन के कारण फॉर्मूला है, और इसको हमें क्या करना है, जीरो करना है। क्या करना है, इसको जीरो करना है, क्योंकि हम चाहते हैं रोटेशन के कारण जीरो हो जाए। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई, फाई क्या ले लेंगे, जीरो। इक्वेटर पे फाई का मान क्या होता है, जीरो। तो यहां से कॉस जीरो का मान ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या है, कॉस जीरो का मान क्या हो गया, 1। इसका मतलब जी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर। क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां से अगर ओमेगा निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट जी बटा क्या आएगा, आर। क्या आएगा, अंडर रूट जी बटा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ये ठीक है, निकाल देते हैं, सॉल्व करते हैं।
जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू 10 लेके करें एक बार के लिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है, देख लेंगे फिर। और ये हो जाएगा 6400 इंटू 10⁻³ तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/64 इंटू 5 है, 5 में से एक चला गया 10⁻⁴ होगी, ये एक और आ गया 5, 5 में से हो गया 10⁻, क्या रह गया 4 माइनस का, ठीक है। अब माइनस का 4 है, आप इसको 100 से और गुणा कर दीजिए, 100/64 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगी -6। तो इसको 100 को लिख लेंगे 10/8 इंटू 10⁻, क्या है -3 रेडियन प्रति सेकेंड। तो 10⁻³ के ऑप्शन देखो, ये भी 10⁻³ ये भी 10⁻³, ये चारों है, ठीक है। अब भाग देखो, 10 में लगभग 8 का भाग देंगे, किसमें 10 में, लगभग जाएगा आपके 1.25 इंटू 10⁻³ तो इस एंगुलर स्पीड से अगर अर्थ घूमेगी 1.25, ये आंसर ध्यान रखना। हमें ये चीज, ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, जी रोटेशन के कारण जी माइनस ω² r cos फाई, और ये इक्वेटर भूमध्य रेखा पर फाई का मान क्या लेंगे 0, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ आता है रोटेशन के कारण, भूमध्य रेखा पर। रोटेशन के कारण जी के मान में कमी हो जाती है, क्योंकि बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की ओर, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो आंसर आ गया ये, ठीक है। आगे बात करें, लास्ट शायद 2-1 सवाल अपने पास और है, आगे देखते हैं। किसी पिंड का भार अधिकतम होगा चंद्रमा पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, केंद्र पर। वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम एट मून, पोल्स ऑफ अर्थ, इक्वेटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ। अभी बताया कि अगर सरफेस की बात करें तो पोल्स पे जो ग्रेविटी है वो इक्वेटर से क्या होती ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी पोल्स पर होती है। सेंटर पे तो क्या होती है, सेंटर पे तो ग्रेविटी क्या होती है 0। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, पोल्स, पोल्स मतलब ध्रुव, ध्रुवों पर भार, क्योंकि ध्रुवों पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है तो ध्रुवों पर भार भी सबसे ज्यादा होगा। ऐसे सरफेस पे होती है, पर सरफेस में बात करें ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इक्वेटर पे त्रिज्या क्या होती है ज्यादा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे पिचकी हुई है, नारंगी की तरह है, ध्यान रखना। तो ये भी हमारा एक सिंपल सा सवाल था। आगे बात करते हैं। समान आकार की दो गेंदें जिसमें से एक का घनत्व दूसरे से अधिक है, समान ऊंचाई से गिराई जाती है, तो इनमें से कौन पृथ्वी तल पे पहले पहुंचेगी। वायु के प्रतिरोध को नगण्य माना जाए। टू बॉल्स ऑफ सेम साइज बट द डेंसिटी ऑफ वन इज ग्रेटर देन द अदर। दो चीजों को मैंने एक साथ छोड़ रहा हूं। हमने वायु के प्रतिरोध को क्या माना है, नगण्य, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो पहले कौन पहुंचेगी, तो हमने जब गति के इक्वेशन पढ़े हैं ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's। इनके अंदर कहीं पे भी m नहीं आता, m पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ध्यान रखना, दोनों विल डिपेंड, दोनों एक साथ क्या होगी, बोथ साइमल्टेनियसली, एक साथ अर्थ के ऊपर क्या होगी, गिरेगी, दोनों साथ साथ गिरेगी। ध्यान रखना, आप भले एक बड़ा सा बॉल, एक छोटी सी गेंद दो, अगर एयर का रेजिस्टेंस नगण्य है, दोनों एक साथ मतलब जमीन पे क्या होगी, टकराएगी। ध्यान रखना हमेशा, ये बात अपने को दिमाग में क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बच्चों ये सारी बातें थी कंप्लीट, ठीक है। और हम लोग, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग और बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगली क्लास के अंदर और नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर होऊंगा। बच्चों वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से मैं चाहता हूँ ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, उसका वो यूज़ कर सकें। क्वेश्चंस फिजिक्स में कैसे आते हैं, उनको कैसे अटेंड करते हैं, कैसे आंसर्स कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शंस की क्या हेल्प होती है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। पर पढ़ना तो बेटा आपको पड़ेगा। मेरे पास ऐसी कोई छड़ी नहीं है कि घुमा दूँ और दिमाग में बात फिट हो जाए। मेहनत करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पर वो करना पड़ेगा। मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, पर करना सबको आप खुद पड़ेगा। मैं आप लोगों का सारथी बन सकता हूं, पर बाकी सारा काम आपको स्वयं खुद करना पड़ेगा,
ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।